ओके, तो ये पेपर है आपका ESE 2020 प्रीलिम्स आपका एग्जाम, 300 मार्क्स का टेक्निकल। एक और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ESE के लिए, उसको देखते हैं। पहले इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स के लिए क्या आपका आया था। मटेरियल साइंस आपका अच्छे खासे मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स, EDC आपका 2, एनालॉग आपका 12, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नॉट मार्क्स, 14, नेटवर्क थ्योरी 20, मतलब ये तीनों मिला के ही आपका ये इधर आ जाता है 34। काफ़ी बिग नंबर है। उसके बाद आपका और देखिए तो कंट्रोल सिस्टम 11, EMT 11, मेजरमेंट 12, कम्युनिकेशन 16, एडवांस कम्युनिकेशन, ये दोनों मिला के 26 हो जाता है। और इसी में EMT जोड़ दे तो ये भी एक 37 तक चला जाता है ये नंबर। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स 5, बेसिक इलेक्ट्रिकल 8, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 11, सिग्नल सिस्टम 9, डिजिटल 9 और माइक्रो प्रोसेसर 4। एक ग्रुप यहाँ पे भी बन सकता है। ग्रुप की अगर बात करें तो ये आपका 13, और इसी से आप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ कुछ यहीं से निकलता है, इसको भी जोड़ सकते हैं। उसमें आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ सकते हैं। तो ये 16, ये 13, ये कितना हो गया आपका 29। तो ये तीन बड़े बड़े ग्रुप 34, 37, 29 यहाँ से निकले, जो लगभग कुछ सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। अब यूनिक आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया जो थोड़ा अलग है, सिग्नल सिस्टम हो गया, इनका ज़्यादा कुछ रिलेशन अदर से नहीं है। और यहाँ पे मटेरियल साइंस हो गया, तो ये सब हो गया मटेरियल साइंस। यूपीपीएससी के जो यूपीपीएससी के एग्जाम से इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कुछ उसमें नहीं पूछा जाता है, बाकी सेम सिलेबस है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है सिंगल फेज की। द ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज 35 VRMS, ठीक है, टू सेंटर टैप है, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप टाइप का है। ओके, 35 VRMS है, तो V मैक्सिमम कितना होगा, तो VRMS इंटू √2, क्योंकि VRMS क्या होता है VM/√2, तो ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, द लोड कंसिस्ट ऑफ 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, लोड 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन पैरेलल विद अ 250 ओम रजिस्टर। तो 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है और 250 ओम रजिस्टर पैरेलल में है। ओके, द डायोड एंड ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंसेस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड इफ द लाइन पावर लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। द डीसी करंट इन द सर्किट, डीसी करंट पूछी है, तो पहले IDC/RL लिखेंगे। VM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, IDC इंटू RL, जो लोड है और जो DC, IDC या फिर I एक ही बात हो गई। ओके, IDC तो करंट और इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा लोड वाला, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके VM के इक्वल हो जाएगा। तो ये IDC अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, ये जो रेक्टिफायर्स होते हैं रेक्टिफायर्स का। ओके, तो VM इक्वल टू IDC, सॉरी IDC/RL जो होगा, एक तो ये जो VM वोल्टेज फुल है माइनस IDC अपॉन 4F0C, ठीक है, VM माइनस IDC अपॉन 4F0 और C, जो कैपेसिटर वैल्यू है, ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, ये सब चीजें। यहाँ से IDC की टर्म एक तरफ लेंगे, IDC क्या हो जाएगा, VM अपॉन ये पूरा आ जाएगा RL प्लस 1/4F0 इंटू C। तो यहाँ से IDC आपका निकला 35√2, जो कि VM है, अपॉन ये सॉल्व करके 375 आया, तो ये 132 मिली एम्पेयर आ जाएगा आंसर। ओके, 132 मिली एम्पेयर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, IDC का। इसमें क्या क्या आ गया, RL आ गया, IDC/RL। ओके, IDC/RL इक्वल टू VM माइनस, ये पूरा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज इन आईसीज में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं बिकॉज ये क्या करता है, प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटीज का डिफ्यूजन, मतलब इम्प्योरिटीज डिफ्यूज होकर मिक्स ना हो जाए, तो उसको मतलब प्रिवेंट करता है। ओके, दूर रखता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऐसा ही होता है मास्क अगेंस्ट डिफ्यूजन, मास्क क्या करता है, मास्क तो आपको जैसे मास्क आपने पहना है तो बाहर से जो भी वायरस आ रहा है उससे बचाता है, तो वही चीज़ है कि ये जो इम्प्योरिटीज है उसको डिफ्यूज होने से बचा देता है, ऐसे मास्क काम करता है। उसके बाद मॉसफेट एंड मॉसफेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वैल्यूज दिए हैं, KN दिया है, VTN दिया है, CGD दिया है, CGS दिया है। ओके, ट्रांजिस्टर इज बायस्ड विद VGS दे दिया है 3 वोल्ट, द यूनिटी गेन बैंडविड्थ ऑफ एन FET विल बी। ये भी काफी अलग तरीके का क्वेश्चन है, मॉसफेट का क्वेश्चन है। तो GM का फॉर्मूला होता है आपका GM इक्वल टू 2KN, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से।
2kn VGS माइनस VT, तो 2 इंटू के एन 0.25, ये 0.25 आ गया। फिर और VT यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लैम्डा भी दे दिया इन्होंने, लैम्डा 0 के इक्वल दे दिया, अलग अलग वैल्यूज दिए हैं। तो 2 इंटू आपका जैसे के एन 0.25 और इंटू VGS, ये जो दिया है। ओके, VGS 3 है और VT 1 है, तो ये मिला के 2 बन जाएगा, तो ये इन्होंने 2 बना दिया है इसको। तो ये सॉल्व होगी कितना आ गया, 1 मिली सीमेंस। ओके, ट्रांस कंडक्टेंस है GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है, ये आ गया। अब उन्होंने यूनिटी गेन बैंडविड्थ पूछी है, तो FT की अगर बात करेंगे यूनिटी गेन बैंडविड्थ, ये आपका GM/2 और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है काफी, GM/2 CGS प्लस CG, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएंगे। GM आपने निकाल लिया, ये दोनों आपको पता है, क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया तो 663 मेगाहर्ट्ज आ गया। अब ये क्वेश्चन भी क्या था, ठीक था, बट यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो GM वाला ये लग रहा है फॉर्मूला, ये वाला इक्वल टू 2kn VGS माइनस VT, ठीक है, VGS VT इन्होंने दिया है और 2kn भी दिया है, 2kn VGS माइनस VT, फिर FT इक्वल टू GM/2 CGS प्लस CD, तो दो फॉर्मूले लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे द वोल्टेज गेन ऑफ अ CE एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन की बात कर रहा है। ओके, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड फॉर एन आइडियल इनपुट AC सोर्स इज गिवन बाय, वोल्टेज गेन एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वो पूछ रहा है कि क्या होगा, तो वो हमारा ये होगा AVS इक्वल टू, यहाँ पे RC पैरेलल RL करेंगे ऊपर और नीचे RE जो है उसका डैश, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल है। वैसे भी आउटपुट हम कलेक्टर की साइड में लेते हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर फ्रॉम एमिटर रेजिस्टेंस, तो एमिटर साइड से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये इफेक्टिव है पूरा, तो ये स्मॉल RE डैश हो गया, RC पैरेलल RL अपॉन RE डैश। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये आपका एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्लास B पुश पुल ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर को यूज करने का एडवांटेज ओवर अ क्लास A क्या होता है, मेन नेग्लिजिबल पावर लॉस एट नो इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं, मेन चीज ये है कि कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं अगर, तो आपका पावर लॉस भी नेग्लिजिबल होता है उस केस में। ये कहाँ होता है, केवल इसमें नहीं होता, इसमें होता है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर में। ओके, क्वेश्चन पावर डिसिपेशन और जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन इज ऑलमोस्ट जीरो होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि ओवरऑल डेसिबल डीबी वोल्टेज गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, मल्टी एम्पलीफायर का ओवरऑल डीबी वोल्टेज गेन आपका क्या होगा, सम ऑफ द डीबी वोल्टेज गेन्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टेजेस, जो भी इंडिविजुअल स्टेजेस हैं तो उनका जो वोल्टेज गेन है, जैसे अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर लॉग में मल्टीप्लीकेशन क्या होता है आपका सम, ठीक है, लॉग के अंदर ए बी है तो आपका लॉग ए और लॉग बी, यही चीज है कि इंडिविजुअल जो भी, जैसे ये अलग अलग आपके स्टेजेस हैं, तो आप प्रोडक्ट तो कर रहे हो बट डीबी तो ये लॉग में काम करता है, डीबी जो है लॉग में काम करता है, तो ये आपका सम हो जाएगा, तो यहाँ पे सम होगा ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। पहला ए और डी तो वैसे भी गलत है, डीबी वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज। उसके बाद बात हो रही है कि ओप एम्प हैविंग स्पेसिफाइड सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज एंड क्लोज लूप गेन ACL, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, तो ये तो ACL हो गया, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि FC इक्वल टू यूनिटी गेन बैंडविड्थ अपॉन ACL। ओके, ये आपने बैंडविड्थ लगाई और नीचे उसको ACL से डिवाइड कर दिया, मतलब जो आपके पास दो वैल्यू थी बस इस 1 मेगाहर्ट्ज को इस 200 से डिवाइड करना है, 200 वोल्ट पर मिली वोल्ट है। ओके, ये आपका एक्चुअल में देखा जाए तो वोल्ट पर वोल्ट आप बनाओ, मिली वोल्ट को नीचे वाले पर मिली वोल्ट है, तो इसको जब नीचे आप ये करोगे तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन, तो वही चीज है, ये सॉल्व होकर 5 हर्ट्ज आ गया आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या बाइस करंट ऑफ IC, ठीक है, 741 ओप एम्प और IQ आपको दिया क्वेश्चन करंट 19 माइक्रोएम्पियर, इंटरनल फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर आपको दे दिया 30 पिकोफैराड का, स्लू रेट पूछा है, स्लू रेट आपका dB/dt ये तो सबको पता है, बट यहाँ पे C और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इक्वल टू ये हो गया, तो ये आ गया आपका। अब स्लू रेट क्या है, dB/dt पता है, बट ये फॉर्मूला हमने अलग से निकाला है कि I इक्वल टू C इंटू dB/dt। ओके, I इक्वल टू C इंटू dB/dt। अब ये फॉर्मूला भी कहाँ से निकला है, ऐसे याद है तो ठीक है, वरना Q इक्वल टू क्या होता है IT और Q इक्वल टू ही होता है CV, ठीक है, Q का फॉर्मूला CV के फॉर्म में और IT के फॉर्म में ये, तो इन्हीं से हमने उठाया, क्या उठाया कि I इक्वल टू C और इसको हमने इसका डिफरेंस लिख दिया कि डिफरेंस इन वोल्टेज अपॉन डिफरेंस इन टाइम, तो I इक्वल टू C dB/dt फॉर्मूला एक, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला है,
तो ये हमने लगाया। अब इसमें स्लू रेट तो केवल डी वी बाई डी टी इधर बात करी हमने, तो उसको आई बाई सी भी बोल सकते हैं या डी वी बाई डी टी। आई बाई सी यहाँ से निकाला तो आई उन्होंने दी है और सी दिया है, दोनों का यूज करके स्लू रेट हमने निकाल लिया, ऑप्शन डी। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लू रेट इज करेक्ट। तो आपका केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि इट सिग्निफिकेंस हाउ रैपिडली द आउटपुट ऑफ एन ओपेम कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बदलने से, फ्रीक्वेंसी क्या वो भी टाइम पे डिपेंड करती है, तो वही चीज़ आ गई कि डी बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू आपका स्लू रेट होती है। तो कितनी जल्दी आपका आउटपुट में चेंज आता है इनपुट में फ्रीक्वेंसी के बदलने से, यह आपका स्लू रेट हो गया। फिर आता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आर इनपुट इन्फिनिटी, आर आउटपुट जीरो और आपका बैंडविड्थ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे क्या है, आईएलडी की बात करी है। आईएलडी क्या है, इंजेक्शन लेजर डायोड। आईएलडी नई तरह की डिवाइस है आईएलडी। इंजेक्शन लेजर डायोड का पूछ रहा है कि एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू लाइट एमिटिंग डायोड, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो आईएलडी की अगर बात करी जाए तो आईएलडी बोला जा रहा है कि एमिट्स कोहेरेंट लाइट। आईएलडी जो होती है वो कोहेरेंट लाइट को एमिट करती है, कोहेरेंट इन नेचर होती है, वेयर एज एलईडी एमिट्स इनकोहेरेंट लाइट। तो एलईडी जो है वो इनकोहेरेंट लाइट उससे रिलेटेड है, और आईएलडी कोहेरेंट, यही चीज है, इट इज कोहेरेंट इन नेचर। फाइव जो ये फेज एंगल है 0 डिग्री और नो डिले। ओके, एलईडी इज इनकोहेरेंट। तो ये आईएलडी और एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक बताइए कोहेरेंस के फॉर्म में। फिर आता है क्वांटम एफिशिएंसी ईटा और फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर की बात कर रहा है और ईटा का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये क्या हो गया आपका, आईपीएच है, एवरेज फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट वो भी एवरेज, तो आईपीएच, पीएच मींस फोटो करंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज और क्या कह रहा है, पी नॉट है एवरेज इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, और एच सी अपॉन लैम्डा इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो ऊपर तो वही है कि जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एफिशिएंसी क्या होता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाले और कितने फोटोन एमिट कराए। ठीक है, इंसिडेंट कराए सरफेस पे, और फिर कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जनरेट हुए, तो उसकी एफिशिएंसी बता रहा है कि कितने आपने मान लो 10 कराए और 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 0.8 हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल ठीक है, 0.8 हो गई। तो वही चीज, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड। तो इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला ये होता है पी नॉट अपॉन एच न्यू। ओके, और ये आपका आई अपॉन क्यू, तो ये आई पी एच और क्यू को इन्होंने चार्ज को ई लिख लिया है, तो आई पी एच अपॉन ई अपॉन पी नॉट अपॉन एच सी बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का आपका, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटो डिटेक्टर। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो केवीएल का डेफिनेशन है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ एप्लीकेबल हमारा कहाँ है, डीसी सर्किट एज वेल एज एसी सर्किट प्रोवाइडेड अकाउंट इज टेकन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सर्किट एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट। तो मेन जो यहाँ पे बात है हाईलाइट करेंगे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर है, कि वैसे तो ठीक है डीसी एज वेल एज एसी सर्किट दोनों में होगा, ये तो एक अलग बात हो गई। प्रोवाइडेड अकाउंट इज टेकन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो मेन किसके उसमें ले रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये मेन चीज है कि प्रोवाइडेड अकाउंट इज टेकन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड नॉट फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस। तो तब हम दोनों उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तब उस केस में तो ये तो ओनली वाला तो गलत हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस वाला भी गलत हो गया। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है कि अ कार हैविंग एक्सेल। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ई इक्वल टू बी एल वी, ये काफ़ी बार यूज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स, फिर आपका लेंथ, फिर आपका वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका एक्सेल की लेंथ है, ट्रैवलिंग विद इतनी वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है आपको दे दी है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाना है, बी, ये लगा दिया, एल लगा दिया और ये सब लगा दिया। ये किलोमीटर पर आवर को हमने किस में चेंज कर लिया, अपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। 5/15 से 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 18 डिवाइड होगा 5 मल्टीप्लाई ये 1.6 मिली वोल्ट आपका आ जाएगा। ईएमएफ बोलो, वोल्टेज बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, ईएमएफ जनरेट वो पूछ भी रहा था। उसके बाद आता है क्रेस्ट और पीक फैक्टर, उन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट। एक तो आपका फॉर्म फैक्टर हो गया और एक आपका पीक फैक्टर हो गया। तो पीक फैक्टर के नाम से ही सबसे ऊपर जो वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू होगी, इसको लिख सकते हैं पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये फॉर्मूले हो गए। तो ये पीक फैक्टर का फॉर्मूला हो गया आपका।
तो यहाँ पे देखोगे तो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तो एक तो इसमें है, एक इसमें है, बट नीचे क्या है आरएमएस, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 200 किलो वोल्ट एम्पेयर, ये आपको वैल्यूज दी है। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 80 टर्न्स, 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो N1 रेशियो N2 की अगर बात करें तो यहाँ 80 टर्न्स हो गए। Assuming an ideal transformer, the primary current I1 and the secondary current I2 on the full load are nearly, तो प्राइमरी करंट I1 और वो करंट I2 हमसे पूछ रहा फुल लोड पे कितनी होगी। यहाँ पे कुल मिला के बात करी जाए तो पहले तो इसका कोई काम नहीं है, टर्न्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये कुछ वैल्यू दी है कि 3300/240 वोल्ट, मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का आपको वोल्टेज का रेशियो दिया है 50 हर्ट्ज। इधर हमने ये लिया 200 किलो वोल्ट एम्पेयर, जो ये है वैल्यू इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जो आपका प्राइमरी साइड में इनटू प्राइमरी करंट, मतलब ये P इक्वल टू VI ले लिया है। ये कैसी अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर की यूनिट किलो वोल्ट एम्पेयर, ओके। और यही सेम चीज इक्वल टू आपका जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जो सेकेंडरी करंट है, बस। अब आपका पहले केस में अननोन I1 है तो I1 को निकाल लो, दूसरे केस में अननोन आपका I2 है तो I2 को निकाल लो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज की बात कर रहा है, पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नेम प्लेट ऑफ वन फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 फेज और 4 पोल। आउटपुट कितना है, ये आपको पावर दे दी है, या आपको वोल्टेज दे दिया है, या आपको फ्रिक्वेंसी दे दी है, या आपको इनपुट करंट दे दी है, ओके। पावर फैक्टर दे दिया है cos फाई, इतनी चीजें दे दी हैं, ओके। और स्पीड दे दी है NS, स्पीड को इस तरीके से डिनोट करते हैं मोटर्स के अंदर। एफिशिएंसी ऑफ द मोटर आपसे पूछी है, ओके। तो सबसे पहले पावर इन, एफिशिएंसी कुल मिला के क्या होगा आपका इनपुट पावर और पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, मतलब आपने कितनी पावर दी और उसके बदले में आपको कितनी पावर मिल रही है, तो यही एफिशिएंसी हुई किसी भी चीज की। तो उसके लिए आपको पावर इनपुट और पावर आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो पावर इनपुट तो VI cos थीटा, P इक्वल टू VI cos थीटा या cos फाई, ठीक है। तो वो तो V पता है आपको, I पता है और पावर फैक्टर पता है, तो इससे हमने ये निकाला P इन। P आउट जो उन्होंने पावर आपको दे रखी थी वही आउटपुट पावर थी, यहाँ पे लिखा भी आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट के अंदर, आउटपुट के कॉलम के अंदर ये है। तो ये पावर आपको पता है, ये पावर आपने निकाली, तो 373 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर और इनटू 100 आपको एफिशिएंसी दे दी 78.76% एफिशिएंसी। उसके बाद दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, जो जिनका की 200 वोल्ट का सोर्स है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अप्लाई किया है, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट विल बी, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बतानी है, तो आप इन दोनों को एक कैपेसिटर बना लो। कैसे बनाओगे, आप इनको सॉल्व कर लो, तो 80 × 50 माइक्रोफेरेड का स्क्वायर और अपॉन 130 माइक्रोफेरेड, ये स्क्वायर से कर दिया तो ये ऊपर माइक्रोफेरेड आ गया, नीचे ये हो गया, ये कितना हो गया आपका 400/3। अब इसको सॉल्व कर लो कि माइक्रोफेरेड, तो सॉल्व होके ये आया। फिर आपने हाफ CV² एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो हाफ C इक्विवेलेंट और VM का स्क्वायर, ये आपने निकाल दिया। VM आपका कितना होगा, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जो वैल्यूज दी होती हैं ये RMS में दी होती है। क्वेश्चन ईजी था बट एक गलती इसमें हो सकती थी, जो वैल्यूज दी होती हैं वो RMS में दी होती हैं, तो आपको वैल्यू लगानी है पीक। तो VM क्या हो गया आपका VRMS इंटू √2, तो 200 इंटू √2, तो ये पीक वैल्यू आपने लगाई वोल्टेज की, तो ये सॉल्व होकर 1.23 जूल आपका 19 का आंसर आ गया। उसके बाद बात करते हैं इन अ 4 पोल डायनमो द फ्लक्स पर मतलब स्लैश पोल इज 15 मिली वेबर, ठीक है। तो फ्लक्स पर पोल मतलब पर एक पोल आपका इतना है, 4 पोल है। तो इफ द आर्मेचर ड्रिवन एट, ठीक है, ये आपका आरपीएम दे दिया है 600 आरपीएम, तो उसको चला रहे हैं आर्मेचर को। द एवरेज EMF इंड्यूस्ड, एवरेज EMF इंड्यूस आपका कितना होगा, तो EMF अपॉन कंडक्टर इज 5PN/60। फॉर्मूला है कि 5 ये P नंबर ऑफ पोल्स और ये आपका N क्या है आरपीएम, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स इंटू आरपीएम इंटू 5 और अपॉन 60 यहाँ पे हमारा बाई डिफॉल्ट फॉर्मूले में ये है ही, ठीक है 60। तो ये फॉर्मूला यूज किया है इन्होंने। अब ये फॉर्मूला यूज किया है, इसके अंदर क्या है कि ये आपने 15 वैल्यू लगाई 5 की जो दी हुई है, ठीक है। ये आपने 4 वैल्यू लगाई किसकी, जितने पोल हैं, और ये आपने 600 वैल्यू लगाई आरपीएम की और 0.60 सॉल्व हो गया 0.6 वोल्ट आ गया, ओके। तीनों को मल्टीप्लाई किया और 60 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आता है 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कॉइल है, ये Z1 है, ये Z2 है, दोनों को पैरेलल में जोड़ा हुआ है,
ओके, तो वोल्टेज इन्होंने कह दिया है कि 200 वोल्ट आपका टोटल वोल्टेज है, इससे कनेक्टेड है दोनों चीजें, ठीक है। अप्लाई टू द टर्मिनल, टोटल करंट टेकन इज 15 एम्पीयर, ये भी दे दिए करंट आपकी कितनी जा रही है। द पावर डिसिपेटेड इन वन ऑफ द कॉइल्स इज 1500 वाट, एक कॉइल में पावर डिसिपेटेड भी दे दी है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल हमसे पूछा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को शॉर्ट सर्किट किया, L1 एंड L2 भी विल बी शॉर्ट सर्किटेड सिंस डीसी सोर्स इज कनेक्टेड, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीसी सोर्स जुड़ा हुआ, कोई भी एसी सोर्स नहीं है, नो एसी। तो जब कोई एसी सोर्स नहीं है तो आपका एक इंडक्टर कैसे काम करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, मेन यही कॉन्सेप्ट था। जब आपने ये कर दिया तो ये कैसा बन गया, बस दो रजिस्टर वैल्यू है। अब एक के थ्रू उन्होंने आपको ये भी दे दिया है कि जो पावर है वो आपकी इतनी है, ओके, 1500 वॉट है। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर अपन R1, तो R1 क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी 200 स्क्वायर अपन 1500, R1 आपका आ गया, ठीक है, 26.67 एक। अब इसी तरीके से जब आपका R1 आ गया, आप R इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उससे आप ओम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, जब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर उससे आप R2 निकाल लो, तो R2 भी इतना ही आ गया 26.67, दोनों सेम वैल्यू आ गई 26.67। तो ये कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन सी में है। मतलब फिर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, वोल्टेज है, करंट है, पावर है, रेजिस्टेंस है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि ये इंडक्टर का क्या करना है, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे क्योंकि डीसी सोर्स जुड़ा हुआ है। फिर आता है द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है when the cell is not connected to an external circuit। तो जब सेल हमारे एक्सटर्नल सर्किट में जुड़ा नहीं होता है तो इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या टर्म देते हैं वो हमें बताना था, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको। ओके, जब आपका कुछ बाहर नहीं जुड़ा होता है, अलग से नहीं जुड़ा होता है, मतलब सेल जो ये आपका ये बैटरी है, बैटरी बोलो कुछ भी बोलो, ये आपका खाली है, ओपन सर्किटेड है, कहीं जुड़ा नहीं है, तो इसके बीच में उस समय जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेल्स आर कनेक्टेड इन टू रोज इन पैरेलल टू पास अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो ये इन्होंने मतलब डायग्राम दिया नहीं है, वो आंसर में है, तो इन्होंने क्या है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन टू रोज इन पैरेलल, तो दो रो में पैरेलल में सेल्स को मान लो इस तरीके से ये जोड़ दिया गया है, ऑफ टू पास अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों मिला के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 6 एम्पियर की करंट को पास करते हैं। करंट जाएगी इस पॉजिटिव इधर नहीं है, करंट इस तरीके से जाएगी थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 0.7 ओम। इफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल इज 2.1 वोल्ट, इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2.1 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स भी, तो कितने सेल्स हमें चाहिए कि इसके अंदर ये कितनी भेज सके करंट को, 6 एम्पीयर करंट को भेज सके, तो वो नंबर ऑफ सेल्स हमें बताने हैं। तो ये देखो वही बिल्कुल आपका डायग्राम हो गया, ये सेल है, ये सेल है, मतलब ये इन्होंने एक ही दिखाया बट वो खुद पूछ रहा है कि कितने सेल्स चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स चाहिए रहेंगे। ये हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, ओके, ये करंट है, ये आपका ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। अगर इसका बनाएंगे तो वीटीएच क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट वो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं लगाना है, आपको याद रखना है कि बहुत सारे सेल्स ऐसे एक रजिस्टर में जोड़े हैं, तो VTH होगा n इंटू वी, मतलब कितने सेल्स होंगे उसमें उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो VTH की वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक सेल्स का 2.1 है तो वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RTH क्या हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाई 2, तो R डिवाइडेड बाई 2 तो होगा, मतलब क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R डिवाइडेड बाई 2, बट ऐसे कितने आपके सेल्स लगे तो वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज है कि n इंटू R डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि आपके तीन रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तीनों पैरेलल हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। ये दोनों क्या दे देगा, 2 ओम, ये दे देगा 4, 4 और 2 क्या दे देगा, ये आपका ये आ गया 2 3 6, 4 बाई 3, ओके, तो 4 दूनी 8 अपॉन 6, मतलब ये आ गया आपका 4 बाई 3 ओम। अब ये चीज क्या इसके इक्वल है कि इनका आप पहले तो r बाई 2 कर लो, तीनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो ये कितना हो गया, ये आपका 4 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 आ गया। इसी में आप क्या मल्टीप्लाई करो, अब इसमें जैसे n मल्टीप्लाई किया 3, ये तो 3 बाई 2 हो जा रहा है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं लग रहा 3 बाई 2, मतलब कुल मिला के क्या है कि जैसे तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो फॉर्मूला बनाया है NR/2 ये कितना सही है, या कहाँ से बनाया है। तो तीनों को जब किया तो सॉल्व होकर 4/3 ओम आ गया, अगर 3 लगे हैं एक साथ, अगर 4 लगा देंगे
तो फिर आपका कितना आ जाएगा, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 देगा, ये 2 देगा, 2 2 1 ओम आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं हो रही जो इन्होंने ये मतलब दिया है, इसको इन्होंने केवल इसी केस के लिए ये लिखा है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें अगर इस केस में हम आरटीएच को देखेंगे तो आरटीएच हमारा n टाइम्स r/2 आ जाएगा। r क्या है, जो ये 0.5 ओम वैल्यू है, तो पहले तो इसका हाफ किया, वो तो हमारा रूल वैसे भी लगता है, ऐसे 4 पैरेलल 4 है तो आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर ये r है तो आंसर r/2 आ गया आपका, और इसमें n मल्टीप्लाई हो गया, n इसमें भी VDS में भी मल्टीप्लाई हुआ और हमारा आरटीएच में भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कुछ ऐसा बन गया n इंटू वी, n इंटू वी, n इंटू आर, n इंटू आर। अब ये इस तरीके से बन गया। तो अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने बनाया, मतलब इस सर्किट का हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया ये। एन बी आपका टोटल वोल्टेज, एन r/2 आपका इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस, इतनी करंट जा रही है और इससे करंट जा रही है। तो अब इसको सेटिस्फाई करना है, हमें n निकालना है, इस पूरे उसमें से n को निकाल के लाना है। तो वी आई की बात करें, I इंटू आर होता है, तो वोल्टेज इतना है, ठीक है। ये हमने 6 एम्पियर करंट को लगा दिया और आर को हमने क्या लगा दिया, पहले तो ये आर है, इसमें ये प्लस हो जा रहा है, ठीक है, nr/2 प्लस 0.7। तो इसमें से क्या हुआ, सॉल्व किया हमने बकायदा, आर की वैल्यू 0.5 हमने लगा दी, ओके, v की वैल्यू जो थी वो लगा दी, तो केवल क्या क्या बचेगा, केवल हमारा n बचेगा। तो n सॉल्व होके आ गया 7। एक रो में n 7 है, क्योंकि क्योंकि हमें टोटल बताना है, टोटल कहाँ से निकलेगा, टोटल 7 इसमें 7 प्लस 7, तो टोटल 14 सेल्स हमें चाहिए रहेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, काफी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, मीन इसमें सॉल्यूशन करना आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिव मटेरियल्स ऑफ अ लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल का एक्टिव मटेरियल कौन सा, मटेरियल एक्टिव हमारा कौन सा मटेरियल होगा वो हमें बताना है। तो लेड peroxide PbO2 for positive plate, sponge lead Pb for negative plate, concentrated sulfuric acid as electrolyte और dilute sulfuric acid as electrolyte। इसमें से कौन सा आपका लेड एसिड सेल में क्या क्या होगा, तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। एक्टिव मटेरियल क्या होगा, लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट, स्पंज लेड फॉर नेगेटिव प्लेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या है कि 1 to 4 आंसर है, तो यहाँ पे या तो 3 होगा, ये ईदर और वाला केस बनना है। देखो कभी भी क्वेश्चन में ईदर और वाला केस बने तो थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब या तो तुम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लोगे या तो डाइल्यूट लोगे, दोनों को क्यों लोगे, ऑब्वियस ही बात है दोनों को नहीं लेंगे, तो या तो ये या तो वो। तो आपके ऑब्वियस ही बात है कि 3 और 4 तो साथ में नहीं आने वाले, तो आपका आंसर ये भी हो सकता था, फिर ये भी, बट ये तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों होंगे। अब इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ से क्या है, कंसंट्रेटेड तो नहीं, कंसंट्रेटेड तो बहुत मतलब रिस्की हो जाता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होती है पर डाइल्यूटेड होती है, तो 4 तो आना बिल्कुल सही है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो 1 to 4 या 2 4, तो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। लेड एसिड सेल के अंदर ये चीज होती है, लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव प्लेट में, ठीक है, पेरोक्साइड से पॉजिटिव, स्पंज लेड नेगेटिव प्लेट में, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए हम तीनों को यूज कर रहे थे, सेमीकंडक्टर, बायो मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल। उसके बाद आता है कि थ्योरेटिकल डेंसिटी, ठीक है, फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटालिक सॉलिड। तो आपका रो का फॉर्मूला क्या होता है थ्योरेटिकली देखा जाए, तो रो का अगर फॉर्मूला थ्योरेटिकल डेंसिटी पूछी जाए तो Na/Vc इंटू आपका Na क्या अवोगैड्रो नंबर जो डिनोमिनेटर में आता है, n आपका ऊपर आ गया नंबर ऑफ एटम्स, A आपका क्या गया एटॉमिक वेट, तो पहले तो ऊपर नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट, नीचे फिर उसका वॉल्यूम और अवोगैड्रो नंबर, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो n इंटू ये एटॉमिक वेट हो गया और नीचे वॉल्यूम इंटू अवोगैड्रो नंबर। उसके बाद आता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अ सर्कुलर डिसलोकेशन लूप हैज एज कैरेक्टर। ये सारे के सारे मटेरियल के क्वेश्चन है अभी जो चल रहे हैं फिलहाल मटेरियल साइंस के। तो ये कह रहा है कि अ सर्कुलर डिसलोकेशन लूप की बात कर रहा है, एज कैरेक्टर ऑल अराउंड द लूप एंड इट्स डिसलोकेशन कैन ग्लाइड ओनली ऑन अ सरफेस दैट कंटेन। और इसका डिसलोकेशन जो है केवल सरफेस पे ग्लाइड करता है, ग्लाइड ऑन अ सरफेस दैट कंटेन, उसका क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर। तो बोथ बर्गर्स वेक्टर एंड टी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के नाम है बर्गर्स और टी, दोनों ही वेक्टर उसमें होने चाहिए, ठीक है, सर्कुलर डिसलोकेशन लूप के लिए। उसके बाद बात करते हैं आगे, यहाँ पे बात कर रहा था क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, ये और क्रैक प्रोपोगेशन इन अ ब्रिटल मटेरियल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स, ठीक है, तो ये भी मटेरियल साइंस का ही क्वेश्चन है, बाकी ये मैकेनिक्स और ये इस इधर ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड है।
तो इसमें पूछ रहा है कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सिग्मा सी क्रिटिकल स्ट्रेस, स्ट्रेस वो भी क्रिटिकल स्ट्रेस का सिंपल ये सिग्मा जो कंडक्टिविटी का होता है, तो 2E फिर ये गामा एस अपॉन पाई ए की पावर 1/2 मतलब रूट 2E गामा एस और पाई ए, तो ये E और ये गामा एस अलग है, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है अलग अलग। ये क्वेश्चन तो मेनली नहीं आता, मतलब जिन एग्जाम्स में मटेरियल पे ही ज्यादा फोकस है, मटेरियल साइंस पे, उसमें भले ही पूछ ले, बट ये मैकेनिक्स का मेन क्वेश्चन है। ओके, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। अब क्या क्या नहीं हुआ, गलती क्या क्या है, ये 3 नहीं होगा, यहाँ नीचे 2 भी, नीचे कुछ नहीं होगा, पाई है नीचे, और इसमें ऊपर 3 नहीं होगा, ऊपर 2 होगा, ऊपर 2 नीचे कुछ भी नहीं, ई गामा एस अपन पाई है रूट। उसके बाद आता है सेरामिक मटेरियल कैसे होते हैं, तो इनऑर्गेनिक और नॉन मेटालिक, ठीक है, ना तो वो ऑर्गेनिक होते हैं और ना तो वो मेटालिक होते हैं, सेरामिक्स जो होते हैं हमारे। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट ऑन द विस्कोसिटी स्केल इन द फैब्रिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लास। तो विस्कोसिटी स्केल पे नंबर 1 फैब्रिकेशन के लिए, नंबर 2 प्रोसेसिंग ऑफ ग्लास के लिए क्या क्या जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा तीनों ही पॉइंट, सॉफ्टनिंग पॉइंट, वर्किंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास के लिए ठीक है, सॉफ्टन होना भी जरूरी है, कब वो मेल्ट होगा, और वर्किंग पॉइंट क्या, तीनों जरूरी हैं। ओके, विस्कोसिटी स्केल की अगर बात करें तो विस्कोसिटी स्केल के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं, Which one of the following is commonly used piezoelectric ceramics, ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का सेरामिक्स इसमें से कौन सा है, तो बेरियम टाइटेनेट जो है वो कॉमनली यूज पीजो इलेक्ट्रिक सेरामिक है, ठीक है, बेरियम टाइटेनेट। फिर आता है डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर इज अवेलेबल फ्रॉम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन नॉर्मली यूजिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो ये प्रोसेस हमने यूज करी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर को देखने के लिए, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हम यूजुअली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करते हैं, एंड इट स्टडी टर्म्ड एज, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उसको फ्रैक्टोग्राफिक कहते हैं, उसकी स्टडी को फ्रैक्टोग्राफिक। ओके, फ्रैक्टोग्राफी मेन ये पॉइंट है कि इज द स्टडी ऑफ फ्रैक्चर्स सरफेसेस ऑफ द मटेरियल, फ्रैक्टोग्राफी। उसके बाद यहाँ पे पी लॉस की बात कर रहा है, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस क्या होगा, ठीक है, पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस डायरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है हमारा, पहले पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर कोर इज बॉन्ड विद अ कॉइल कैरिंग एन अल्टरनेटिंग करंट एट अ फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, मैग्नेटाइजेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू द कोर, वॉल्यूम दिया है, तो फ्रीक्वेंसी दी है, वॉल्यूम दिया है, द हिस्टेरिसिस लूप है, एरिया दिया है, इतना यूनिट है 7000 यूनिट्स, व्हेन द एक्सेस आर ड्रॉन इन द यूनिट्स ऑफ, और एक्सेस आर ड्रॉन की यूनिट्स दे दिए कि ये यूनिट है एंड यही है, ठीक है, 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर और 10 की पावर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर, द पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो यूनिट्स दी हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, ये जो ये दिया है एरिया इसका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों यूनिट, और इनटू आपका फ्रीक्वेंसी और इनटू आपका पावर, तो ये आपका वॉल्यूम, ये तो यूनिट है पावर की, ठीक है, ये वॉल्यूम भी यहाँ पे यूज कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में पावर जो लॉस होगी वो एरिया पूरा मल्टीप्लाई सारी चीजें आपका, वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू ये जो दोनों यूनिट्स दिए हैं, तो इंटू एरिया मतलब सारी चीजें मिला के 300 वाट आ जाएगा, तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 300 वाट लॉस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है कि 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर, टोटल आयरन लॉस 2300 है, इसमें टोटल आयरन लॉस की बात करें तो 2300 है, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट 25 हर्ट्ज, अप्लाइड वोल्टेज उसका हमने हाफ कर दिया, टोटल आयरन लॉस कितना हो गया हमारा 750 हो गया वॉट, पहले कितना था 2300 था पहले, अब हाफ करके इतना हो गया। एडी करंट लॉस एट द नॉर्मल वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी, एडी करंट लॉस कितना होगा एट नॉर्मल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे, ये हमें बताना है। यहाँ पे दो चीजें हमारी मेन है, वो क्या है कि आपका V/F का जो रेशियो है, ओके, वोल्टेज अपन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, BM आपका जो है वो भी कांस्टेंट है, तो लॉस है जो एडी करंट लॉस है, तो PE जो है तो वो प्रोपोर्शनल है आपका जो BM और F दोनों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पहली चीज यहाँ से क्या निकल के आया कि आपका ये PE जो लॉस है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो P इज A क्या है, कांस्टेंट है, ओके, F स्क्वायर। अब पी हिस्टेरिसिस लॉस की बात करें तो वो BM और F, जैसे आपका एडी करंट लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल है B/F और इनके स्क्वायर के, ये स्क्वायर वैल्यू फिक्स है, क्योंकि लगभग ये स्क्वायर वैल्यू फिक्स है। बट आपका हिस्टेरिसिस लॉस की बात करें तो यहाँ पे B और F और यहाँ पे आपका ये पावर n हो जाता है, वो भी केवल
स्पेसिफिकली देखें तो पावर n किसकी है, bm जो है उसकी पावर n है और f की पावर 1 है। तो bm की पावर n, वो n वेरी करता है अलग अलग वैल्यूज के बीच में। ओके, ये हिस्टेरिसिस के लिए है और ये एडी के लिए था। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हमने इसमें b मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये bm को अलग छोड़ दिया, केवल f को ले लिया फ्रिक्वेंसी को। तो ph जो है एडी करंट लॉस और ये हिस्टेरिसिस लॉस a इंटू एफ स्क्वायर प्लस b इंटू एफ, ये कुछ इस तरीके से आ गया a इंटू एफ, एफ वही है उसका स्क्वायर प्लस b इंटू एफ और इक्वल टू 2300, ये इक्वेशन 1 इक्वल टू 750 इक्वेशन 2। मतलब एक केस 1 वाला है, जब ये था जब हमने फ्रिक्वेंसी को आधा कर दिया तो लॉस कितना होगा, केस 2 है। केस 1 केस 2 से हमने क्या किया, दो इक्वेशन और दो अननोन a और b, आपका इक्वेशंस और अननोन a और b, a और b की वैल्यूज निकाल ली। तो a हमारा इतना आ गया और हमें केवल फर्स्ट केस में वो पूछ रहा था कि फर्स्ट केस के अंदर कितना लॉस होगा। तो एडी करंट लॉस एट फर्स्ट केस 50 हर्ट्ज में, 16/25 इंटू, ठीक है। तो इस a की वैल्यू को निकालने के लिए हमें केस 2 की जरूरत पड़ी थी, 16/25 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 1600 वॉट इसने दे दिया आंसर। उसके बाद आते हैं 35 पे कि टाइप 1 क्लासिफाइड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। टाइप 1 क्लासिफाइड सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक रेस्पॉन्स आर कंप्लीटली इन डायमैग्नेटिक स्टेट, तो कंप्लीटली डायमैग्नेटिक स्टेट में रहते हैं वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द फिनोमेना। तो जहां से हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सक्लूडेड, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालिए फ्रॉम द बॉडी ऑफ मटेरियल ड्यू टू द फिनोमेना, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालने के फिनोमेना को मीसनर इफेक्ट कहते हैं, ये हो गया मीसनर इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है कि द रिपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एज द मटेरियल अंडरगोस ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, मतलब नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जैसे ये है इस दीवार की इधर ट्रांजिशन कर रहा है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है उसका रिपल्सन की जो बात हुई, रिपल्सन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टिंग, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो कह रहा है कि रिपल्सन जो है ये फिर यहाँ पे जो बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड करना, तो वो हम कैसे करते हैं, तो वो मीसनर इफेक्ट की वजह से करते हैं। कब है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करती है, ठीक है, ट्रांजिशन होता है उनका इस तरफ से दूसरी तरफ को, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन होता है। उसके बाद 36 में आते हैं, यहाँ पे 1 और 2 है कि कौन से करेक्ट है ये पूछ रहा है, किसके बारे में, सुपर कंडक्टर के बारे में ये पूछा जा रहा था। अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिलो सर्टेन टेम्परेचर, एक सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अपना लूज कर देता है बिलो सर्टेन टेम्परेचर, ये चीज सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैव ग्रेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। तो एक जो सब्सटेंस होता है, जब हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स की, तो वो अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कि क्या लूज कर देता, मतलब वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसका रेजिस्टेंस गिर गया और गिर गया, बिल्कुल लो हो गया उसका रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट है ग्रेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, तो इनका एक ड्रॉबैक भी है कि इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, इस टेम्परेचर पर ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, बट जैसे नीचे जाएंगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। तो मतलब नॉर्मल केस में इनकी जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उनके कंपेरिजन में भी थोड़ी ज्यादा होती है। ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज टू सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इस ट्रांजिशन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो ये हमारा पॉइंट ठीक नहीं है, ओके। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाने पर भी जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हमारा कम होगा, बढ़ेगा नहीं सुपर कंडक्टर के अंदर। फिर बात आती है, ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 4 टर्म्स होते हैं, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, तो डेफिनेशन दी है और उस डेफिनेशन से वो पूछ रहा है कि किस चीज की डेफिनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक, या ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे क्या मतलब उससे मिलके क्या बनता है, कंफॉर्मिटी एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर टू विच द मेजरमेंट कैन बी मेड। ये जो कंफॉर्मिटी है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा प्रिसीजन से रिलेटेड है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी मतलब 1.00 1.0 1.0000, ये नंबर ऑफ डिजिट से क्या चेंज हो रहा है, आपका प्रिसीजन की यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ओके। जितना बड़ी वैल्यू उतना ही प्रिसाइज वैल्यू है ये, अगर दे रहे हैं भले ही वैल्यू सारी सेम है उस केस में भी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि 1 मिली एम्पेयर मीटर मूवमेंट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली एम्पेयर का मीटर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम है, उसको कन्वर्ट करना है 0 टू 100 मिली एम्पेयर में, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन का सीधा सा क्या तरीका होता है, आपको मल्टीप्लायर निकालना चाहिए। सबसे पहले मल्टीप्लायर आपका क्या मतलब कितने गुना आपको कन्वर्ट करना है,
तो 1 मिली एम्पेयर शुरू में था और अब उसको 0 से 100, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो 100 गुना हो गया। तो यहाँ पे सीधे से शंट वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस पूछी जाती है, तो उसका फॉर्मूला ये लगाना है RM/M-1। RM जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो 100/100 क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, माइनस में 99, तो 100/99 आपको जो वैल्यू देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग टॉर्क इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड हमको चाहिए? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, यूज कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज कर सकते हैं, एडी करंट डैम्पिंग भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये चारे के चारों ऑप्शन ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की लो वैल्यू के लिए। तो आपका एक तो क्या हो गया, केल्विन डबल ब्रिज मेथड तो हमारा होगा ही होगा। उसके साथ साथ एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, तो इसमें तो दोनों एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, करंट और वोल्टेज, तो ये मिला के आपका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया ये, ठीक है। केल्विन डबल ब्रिज मेथड जो स्पेसिफिकली होता है रेजिस्टेंस की लो वैल्यू के लिए होता है। पोटेंशियोमीटर मेथड यहाँ पे, हाँ ये भी होगा। मैक्सवेल ब्रिज मेथड नहीं होगा बस, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज मेथड आपका लो वैल्यूज को नहीं निकाल सकता है, पोटेंशियोमीटर मेथड भी आपका निकाल सकता है लो वैल्यूज को। उसके बाद आते हैं 41 पे, थर्मोमीटर रीड्स, एक थर्मोमीटर ने इतना डिग्री सेल्सियस रीड किया, स्टैटिक करेक्शन गिवन इन द, ठीक है, करेक्शन कर्व इज गिवन। ठीक है, स्टैटिक करेक्शन की बात करें, करेक्शन कर्व में इतना स्टैटिक करेक्शन दिया गया, द ट्रू वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विल बी, तो एरर क्या है, डेल ए। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, AM माइनस आपका ये 82 वैल्यू। तो गिवन एरर इज नेगेटिव, ठीक है, एरर ये जो है करेक्शन वैल्यू नेगेटिव दी है, तो AM जो है वो हमारा कम है ट्रू वैल्यू से, तो ट्रू वैल्यू हमारी इससे ज्यादा आएगी। ओके ओके, तो ये हमारा अगर एरर नेगेटिव है तो AM जो है वो लेस देन 80 है, करेक्शन फैक्टर पॉजिटिव। करेक्शन, अच्छा करेक्शन फैक्टर अलग है, स्टैटिक करेक्शन जो करेक्शन फैक्टर है, मतलब इतना आपको करेक्शन करना चाहिए, तो ये इस तरीके से है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे ये अगर नेगेटिव है तो इस तरीके से बोला, गिवन एरर अगर नेगेटिव है तो हमारा ये कम होना चाहिए, बट ये करेक्शन फैक्टर है तो उल्टा हो जाएगा, तो हमारा ए ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू से, इस वैल्यू से कम वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये वैल्यू भी इससे ज़्यादा है, और ये तो सेम है, सेम तो होगा नहीं, कुछ तो एरर है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तो आपका ये वैल्यू होगी, निकालेंगे कैसे हम उसको, निकालने के लिए 80 इज AM माइनस डेल ए। ठीक है, तो जो आपने मेजर करी उससे ये जो करेक्शन फैक्टर को घटा दो। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 95.37। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये 1/1 प्लस टाउ एस है, इसका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स हमें बताना है। तो ये हमारा 1 माइनस ई रेस टू माइनस पी बाई टाउ हो जाएगा इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की अगर बात करेंगे तो। वो क्या क्या नहीं होगा, बीच में पॉजिटिव नहीं होगा और ये नेगेटिव तो है बट इसकी पावर में भी नेगेटिव होगा, दो चीज़ें जरूरी हैं, ये नेगेटिव जरूरी है, ये नेगेटिव जरूरी है, जो यहाँ पे ये ऐसे आपको आ रहा है नेगेटिव और नेगेटिव। 1/1 प्लस टाउ इसका ये हो गया। फिर आता है कि एडवांटेज ऑफ रजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के क्या एडवांटेज है वो हमें बताना है। तो 1 2 3 तीनों के दे आर इनएक्सपेंसिव। ओके, पहला कम एक्सपेंसिव है, दे आर यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर को यूज करें। देयर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज वेरी हाई एंड दे प्रोवाइड सफिशिएंट आउटपुट टू परमिट कंट्रोल ऑपरेशंस विदाउट फर्दर एम्पलीफिकेशन, और उनकी एफिशिएंसी भी हमारी हाई होती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, बाकी भी पॉइंट होगी, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इनएक्सपेंसिव है और मेजरमेंट ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी उनकी हाई है। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद सेलिएंट फीचर ऑफ थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले हो गए। ओके, दे आर कॉम्पैक्ट, रग एंड इनएक्सपेंसिव, पहला पॉइंट ये ठीक है। उसके बाद दे हैव गुड स्टेबिलिटी व्हेन प्रॉपर्ली एज्ड, उनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है जब उनको प्रॉपर्ली एज किया हो। ओके, तो व्हेन प्रॉपर्ली एज्ड, तो ये भी ठीक है। द रिस्पांस टाइम ऑफ थर्मिस्टर्स कैन वेरी फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू मिनट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिटेक्टिंग मास एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ द थर्मिस्टर, तो थर्मिस्टर की कितनी थर्मल कैपेसिटी है और जो मास डिटेक्ट कर रहे हैं उसका मास कितना है, इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि उसका जो टाइम है
थर्मिस्टर का रिस्पॉन्स टाइम वो सेकंड भी हो सकता है और वो मिनट में भी हो सकता है। अगर थर्मिस्टर आप छोटा यूज कर रहे हो और मास डिटेक्टिंग मास बहुत ज़्यादा है तो मिनट भी ले लेगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे थर्मिस्टर के रिगार्डिंग सही हो जाएंगे। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलाइन टेलीमेट्री, टेलीमेट्री का क्वेश्चन है, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम आर अवेलेबल, कौन सा आपका लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम अवेलेबल है? तो यहाँ पे आपका 3 वोल्टेज करंट और पोजीशन, ठीक है। रजिस्टिव टेलीमेट्री सिस्टम हमारे अवेलेबल नहीं है, ये गलत है। तो वोल्टेज करंट और पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम हमारे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब प्लैटिनम थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, ये रेजिस्टेंस दिया प्लैटिनम थर्मोमीटर का, इतना टेम्परेचर पे दिया है। ओके, तो रेजिस्टेंस एट 65 डिग्री पे पूछ रहा है, फॉर इट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दे दिया, ठीक है, ये अल्फा। तो ये फॉर्मूला जो सिंपल सा होता है आर टी इजकल टू आर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर आपका एक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये वाला जो आपका ये है, तो ये आपका 100, 1 प्लस ये आपका अल्फा जो उन्होंने दिया है और इंटू टी, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 65 माइनस 25, ये आ गया 100, 1 प्लस ये इंटू 40, सीधे से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 115.7। उसके बाद है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस व्हिच में बी कॉज बाय चेंज इन, ठीक है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो होता है वो खुद कह रहा है कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस पे। अब वो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस आता कहाँ से है वो हमें बताना है। डायरेक्टिव कांस्टेंट, क्योंकि सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी या एप्सिलॉन बाय डी, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस विद द प्लेट, तीनों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस की वैल्यू, है ना। तो तीनों ही आंसर हो जाएंगे, तो डी हमारा आंसर हो गया। फिर आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, के एडवांटेज क्या है वो हमें बताने हैं। ये भी तीन हो गए, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, दे हैव हाई इनपुट इंपेडेंस एंड देयरफॉर द लोडिंग इफेक्ट आर मिनिमम। इनपुट इंपेडेंस जो है आर इनपुट बोलो या फिर जेड इनपुट बोलो, वो काफी हाई है, उससे क्या होता है कि लोडिंग इफेक्ट हमारा नहीं रहता है, कम से कम हो जाता है। और दे हैव अ गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तीनों यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन हो गए कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के तीनों फायदे ये हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट ऑफ मिनिमम और गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्री इन द नेटवर्क ग्राफ, नेटवर्क ग्राफ के अंदर जो ट्री होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ, उसके अंदर सारी नोड्स होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सारी सारी ग्राफ की जो सारी नोड्स हैं वो ट्री के अंदर नहीं होती, जो नेटवर्क ग्राफ का ट्री है। जैसे ग्राफ, इफ द ग्राफ हैज n नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, ट्री विल हैव n माइनस 1 ब्रांचेस। तो ग्राफ के अंदर होती है नोड और ट्री के अंदर होती है ब्रांचेस, तो ब्रांचेस भी कितनी होंगी, एक कम होगी, और उसमें 4 नोड हैं ग्राफ में, तो उसमें 3 ब्रांच होंगी। ओके, देयर विल बी ओनली 1 क्लोज पाथ इन द ट्री, और केवल ट्री में एक क्लोज पाथ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मतलब ये वाला जो पॉइंट है कि ये वाला ये सही है, बट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स इन द ग्राफ। अच्छा, कुल मिला के वो ये कह रहा है ऑल द नोड्स को कंसिस्ट करता है, नंबर की बात नहीं कर रहा है, मतलब नंबर तो n है नोड्स का और ब्रांचेस का n-1 है, तो इसकी ट्री के अंदर जो है तो वो एक कम होगा, बट सारे के सारे नोड्स उसमें होंगे। जैसे ये नोड है, ये नोड है, तो ये कितने, एक ब्रांच और दो ब्रांच, 3 नोड के लिए 2 ब्रांच आ गई, ठीक है, एक नोड ये कर दिया, तो ये 4 नोड के लिए 3 ब्रांच आ गई। ये क्या है, ये ब्रांच है, देयर विल बी ओनली 1 क्लोज पाथ इन द ट्री, तो क्लोज पाथ ट्री में नहीं होगा, इसमें कोई क्लोज पाथ नहीं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। उसके बाद 50 पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स भी आपका ये ट्री ग्राफ के अंदर होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमें बतानी है जो कि इसकी प्रॉपर्टी है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे पहला ये कि डिटरमिनेंट ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ अ क्लोज लूप इज 0, अगर एक क्लोज लूप का इंसिडेंस मैट्रिक्स आप बना रहे हो तो उसका आपका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, बट क्या बात है कि एक सर्ट क्लोज लूप होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा ठीक है। बाकी अलजेब्रिक सम ऑफ रो एंट्रीज ऑफ एन इंसिडेंस मैट्रिक्स 0, तो अलजेब्रिक सम जो है रो एंट्रीज का वो 0 नहीं होगा, ठीक है, जैसे एक रो का सारा का सम 0 नहीं है। अलजेब्रिक सम ऑफ कॉलम एंट्रीज ऑफ एन इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, और जो कॉलम का है वो 1 नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि एक ही पॉइंट सही था। उसके बाद आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज एफ एस, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एफ जीरो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का हमें दिया है और एफ जीरो पूछ रहा है। एफ जीरो के लिए पहले हमें एफ टी ही निकालना पड़ेगा, मतलब इस एफ एस से एफ टी निकालो फिर उसमें जीरो रख दो। ये क्या हो गया, एफ एस ये है, इसको नीचे हमने ये अलग से सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस करके, इसमें ऊपर क्या किया, एस रख दिया हमने, लिमिट
अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि F0 का मतलब क्या कह सकते हैं कि F इन्फिनिटी, ठीक है, F0 F मतलब इस वाले डोमेन में 0, इस वाले डोमेन में इन्फिनिटी। तो ये हमने लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ एस, s मल्टीप्लाई करो अलग से। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से कॉमन ले लिया, नीचे से कॉमन ले लिया, सॉल्व करके आपका आंसर 1 आ गया सीधे। मतलब इसको ft को निकालना जरूरी यहाँ पे नहीं था, बिना ft के निकाले भी आपका काम चल सकता है। ओके, ft को मत निकालो, एफ एस में ही अगर यहाँ पे 0 कर रहे हो तो यहाँ पे इन्फिनाइट कर दो। यहाँ पे अगर वो f इन्फिनाइट पूछ रहा होता तो आप कैपिटल F में 0 कर देते। उसके बता रहा है फंक्शन इन लाप्लास डोमेन इज गिवन बाय, एक फंक्शन दिया है हमें, ओके ये दिया है, इट्स वैल्यू बाय फाइनल वैल्यू थ्योरम इन टी डोमेन विल बी, एफ टी में उसका वो पूछ रहा है कितनी वैल्यू होगी। ओके, मतलब टी डोमेन में अगर लिमिट लगाएं और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो इसमें कितनी वैल्यू होगी, मतलब ये किसके एफ ऑफ 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो इसमें एफ ऑफ 0 आप निकाल लो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको एक साथ लो, ये इन्होंने जैसे एक साथ लिया है 2s प्लस 6 माइनस एस और s इंटू एस प्लस 3 ये लिया है। अब इसमें s को मल्टीप्लाई करो, अब ये जो s मल्टीप्लाई किया ये तो सॉल्व हो गया, 2s s बच गया, s से s क्या s प्लस 6 s प्लस 3। अब इसमें हम 0 लगा देंगे s की जगह, है ना, तो 6/3 2 दे देगा। तो ये यही चीज आ गई कि 2 दे दिया इसने, ऑप्शन हमारा बी सही हो गया इसके हिसाब से। ओके, तो वही चीज जो मैंने बोली थी कि यहाँ पे एफ टी में अगर वो इन्फिनाइट निकलवा रहा है जैसे ये, तो आप कैपिटल एफ में 0 को निकाल दो, एस को मल्टीप्लाई कर दो और बाकी सॉल्व कर लो। फिर यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क की बात कर रहा है और इनपुट ओपन, ठीक है, ये सब वैल्यू हमें दी है, V1 V2 I1 I2 कब कौन ओपन है कब कौन, वो सब वैल्यू दी है। तो हमें Z1 Z1 मतलब Z के सारे पैरामीटर यहाँ पे सॉल्व करके लाने हैं। तो यहाँ पे Z1 1 के जो मतलब Z1 पैरामीटर से मतलब हमें ये पता होनी चाहिए किसके फॉर्म में हम निकालते हैं, ठीक है, V1 और V2 मेन होते हैं और I2 और I1 को हम ओपन और क्लोज करके निकालते हैं। ओके, जैसे सॉरी ओपन करके निकालते हैं, जैसे यहाँ I2 ओपन है, I2 ओपन है, I1 ओपन है, I1 ओपन है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको कि Z1 की बात करेंगे, ठीक है, ये जो नंबर होता है, ये जो पहला नंबर है वो ऊपर वाले का नंबर है, नीचे का नंबर नीचे वाले का, जैसे दोनों 1 1 है तो V1 और I1, V1 अपॉन I1 और I2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो, ठीक है, V1 और I1 और I2 जब 0 है तो I2 मतलब आउटपुट ओपन है, तो आउटपुट ओपन है मतलब तब V1 क्या है, तब V1 100 हुआ है और I1 क्या है, I1 10 है, तो इससे 10 ओम आ गया Z11। फिर Z21 निकाल के देखो, ये 2 का मतलब है ऊपर 2 रहेगा, ऊपर V2 हो गया, नीचे 1 का मतलब नीचे I1 आ गया और I2 को ही 0 कर दो। ओके, I2 को ही 0 कर दो, मतलब कुल मिला के यहाँ करंट की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो I2 को 0 कर दो तो I2 0, फिर से वही आउटपुट ओपन, आउटपुट ओपन तो V2 क्या है, V2 60 वोल्ट है, ये दिख रहा होगा, ये 60 वोल्ट, तो 60 और नीचे I1 10 ही है तो ये 6 दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे, ये पता होना चाहिए, ये Z22 है तो ऊपर V2 नीचे I2 और I1 को ओपन कर दो। ओके, तो कुल मिला के V और I का रिलेशन या रेशियो बोलेंगे तो Z पैरामीटर V और I का रेशियो आपका हो गया होता है। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका पूछ रहा है 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2t, इसका इनवर्स कर लो एक साथ, तो ये 1/s हो गया, मतलब लाप्लास पूछा, लाप्लास कर दो, सॉरी इनवर्स नहीं लाप्लास, तो ये 1 का 1/s ई रेज टू माइनस 2t मतलब 1 अपॉन, और ये आपका क्या हो गया s प्लस, इसमें ये a जो है ई रेज टू माइनस अल्फा टी से कंपेयर करके ये अल्फा यहाँ डाल दो, वो भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2। अब ये आ गया, अब इसको एक साथ कर लो तो ये सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉर टू पोर्ट नेटवर्क द कंडीशन ऑफ सिमेट्री इन द जेड पैरामीटर, मतलब Z11 इक्वल टू Z22 की कंडीशन ऑफ सिमेट्री है, और रेसिप्रोसिटी की बात कर रहा है H पैरामीटर के टर्म्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा H12 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस H12 माइनस और H21 अगर H पैरामीटर के टर्म्स में रेसिप्रोसिटी की बात करें। उसके बाद आता है इनिशियल करंट इज I 0 प्लस क्लॉकवाइज एंड द सर्किट करंट बीइंग IT। ओके, ये कुछ कंडीशन दी है, ये VT की आपको इक्वेशन दे दी है। अब एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, इनिशियल करंट इज I 0 प्लस बोल रहा है, क्लॉकवाइज है, एंड द करंट सर्किट करंट बीइंग IT एंड ये दे दिया VT। अब रिप्रेजेंटेशन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, तो जब आप इधर ये डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको लाप्लास में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसे s इंटू आई एस माइनस और I 0 प्लस,
ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मेन प्रॉपर्टी में आता है कि यार आप अगर डिफरेंशिएट, जैसे आई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अब इसको लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो वीटी से वीएस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एल तो बाहर रहेगा, ये जो डी आई बाई डी टी है इसमें चेंज हो जाएगा एस आई इंटू एस माइनस आई जीरो प्लस, ये चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया, एस एल आई इंटू एस और एल आई जीरो प्लस को मैच कर लेंगे तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा।